एक बार भी अगर हमारे आज के विधायक या हमारे मंत्री जी पूर्व जिनकी सरकार है, या फिर हमारे एसडीएम साहब जिन्होंने 33,000 लोगों के वोट ले लिए, एक बार भी आपको सड़क पे नज़र आए हों कि आके उन्होंने कहा हो कि ये महेंद्रगढ़ के हालात है बड़े ख़राब हैं और किसी को असुविधा हो रही है तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, या रातों रात इस पे काम हो जाना चाहिए, जैसे मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद कार्यक्रम था उस समय हो रहा था। ये भी रहते क्योंकि विधायक जी का स्टेटस है गुड़गांव वाला, और यहाँ के लोगों को अगर वैसा स्टेटस मिल गया तो लोग विधायक जी के साथ नहीं रहेंगे ना, अपना अलग से गुड़गांव में रहने लगेंगे। और राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज लोग भी नाम से जानते हैं रामविलास शर्मा जी को। और उसका दुर्भाग्य ये रहा कि आज महेंद्रगढ़ का कोई व्यक्ति, कोई शख्स, कोई नौजवान अगर गाज़ियाबाद में भी खड़ा होकर ये बताता है कि मैं महेंद्रगढ़ से आया हूँ, तो उससे अगला सवाल ये होता है कि ये कहाँ पड़ता है। यानी कि जो पहचान महेंद्रगढ़ के लोगों ने रामविलास शर्मा जी को दिलाई, उसके बदले में रामविलास शर्मा जी 125 किलोमीटर दूर गाज़ियाबाद तक भी अपने नाम को नहीं पहुँचा पाए इलाके के। ये दुर्भाग्य महेंद्रगढ़ की जनता का रहा। ये इतने बड़े दिग्गज और इतने बड़े दमदार नेता आप चुनाव से पहले थे, और जैसे ही आप जीत के आए और उसके बाद जब लोग आपके पास आते हैं तो आपके पास एक ही चीज़ है कि मेरी सरकार नहीं है, मैं मजबूर हूँ। तो एकदम से इतने मजबूत व्यक्ति को मजबूर होते देखा हमने। आगे हम चाहते हैं कि दोबारा ऐसे व्यक्ति ना आए राजनीति में। आज राव दान सिंह जी अगर खुद उस समय जब पहली बार महेंद्रगढ़ की ज़मीन पर चुनाव लड़ने आए थे, याद करें कि वो उस समय अपना आर्थिक स्टेटस कहाँ देखते थे और आज किस स्टेटस पे हैं। इनके सभी परिवार के सदस्य लगा लो, चाचा ताऊ भतीजा, सब तक आपको अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ मिलेंगी, अच्छे घर मिलेंगे, फार्म हाउसेस मिलेंगे। तो ये सबके पास पहुंच गए, लेकिन इलाके के लोगों को ये चीज़ें नहीं मिल पाई। तो स्वागत आपका चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में हैं के 33वें एपिसोड के दूसरे पार्ट में। तो विशेष तौर पर डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ बने हुए हैं और महेंद्रगढ़ की राजनीति को लेकर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब बताएं महेंद्रगढ़ के बारे में। महेंद्रगढ़ में विपक्ष भी है, चुनाव लड़ने की शायद आपकी भी तैयारी हो सकती है। आम आदमी पार्टी लड़ेगी तो कहीं ना कहीं टिकट के दावेदार आप हो सकते हैं। यहाँ से विपक्ष को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं फिर से नमस्कार करता हूँ सभी दर्शकों को। और महेंद्रगढ़ की अगर राजनीति की बात करेंगे तो शमशेर जी, महेंद्रगढ़ के अंदर आप और हम सब जानते हैं कि 47 साल से हमारे दो नेता जो हैं यहाँ की राजनीति में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और नतीजा उसका ये है कि आज महेंद्रगढ़ जो है हरियाणा के 22 जिलों में 22वें स्थान पे है। 22 जिलों में 22वें स्थान पे जी बिल्कुल पिछड़ा, सही बात है। तो महेंद्रगढ़ 22 जिलों में 22वें स्थान पे है। 47 साल से 45 शायद 25 ऐसे कुछ 47 साल से लगा लीजिए आप, दो नेता जो हैं वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज महेंद्रगढ़ तरस रहा है न्यूनतम सुविधाओं को, मूलभूत सुविधाओं को। सड़कों के लिए तरस रहा है महेंद्रगढ़, पानी के लिए तरस रहा है महेंद्रगढ़, शिक्षा के लिए तरस रहा है महेंद्रगढ़, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रहा है महेंद्रगढ़, कानून व्यवस्था के लिए तरस रहा है महेंद्रगढ़। तो हर व्यवस्था को ठप किया तो इन प्रतिनिधियों ने किया। जो जिम्मेदारी बनती है वो पूरी की पूरी प्रतिनिधि की बनती है, जिन्होंने 47 साल तक लोगों का मत समर्थन लिया, लोगों को वादा किया था कि हम आपको सुविधाएं देंगे। तो आज भी वो ज़रूरतें खड़ी हैं जो 47 साल पहले ज़रूरतें थी। यानी कि हमारे दादाजी की जो इच्छा थी, हमारे बुजुर्गों की जो इच्छा थी, वो आज भी वो आज हमारी पीढ़ी के भी सामने खड़ी है। तो इन लोगों ने महज अपना विकास किया, इलाके का विकास नहीं किया। जो भी कुछ किया राजनीति में स्वार्थ के लिए किया, ऐसा प्रतीत होता है इन रिजल्ट्स को देख के। जी। अच्छा, ये जैसे विपक्ष में मान लीजिए इलेक्शन होता है 2024 आगामी जो चुनाव, इसके अंदर तो शर्मा जी हैं, रावदान सिंह जी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, साथ में निर्दलीय जिन्होंने संदीप जी जिन्होंने तीसरे हक के मतलब वोट भी लिए। इसके अलावा जैसे इन्होंने से सुरेंद्र कौशिक हो गए और भी बहुत सारे साथी हैं। तो इतना जैसे इवन जैसे बीजेपी से बात करें तो रामविलास जी को वटवृक्ष भी कहा जाता है। तो कैसे देखते हैं ये सब? देखिए, बिल्कुल रामविलास शर्मा जी का अच्छा वर्चस्व है भारतीय जनता पार्टी में भी और राजनीति में भी, हरियाणा के में भी। और ये बनाया महेंद्रगढ़ की जनता ने। रामविलास शर्मा जी को उस समय महेंद्रगढ़ की जनता वोट देती थी जिस समय की भारतीय जनता पार्टी का देश में कहीं नामो निशान नहीं था।
मतलब जनता दल के टाइम से। बिल्कुल, उस समय से रामविलास शर्मा जी का साथ दिया, उनको अपना मत समर्थन दिया, उनसे उम्मीद जताई। नतीजा ये हुआ कि आज रामविलास शर्मा जी को देश के प्रधानमंत्री नाम से जानते हैं जी, सभी राज्यों के राज्यपाल नाम से जानते हैं, और राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज लोग भी नाम से जानते हैं रामविलास शर्मा जी को। और उसका दुर्भाग्य ये रहा कि आज महेंद्रगढ़ का कोई व्यक्ति, कोई शख्स, कोई नौजवान अगर गाज़ियाबाद में भी खड़ा होकर ये बताता है कि मैं महेंद्रगढ़ से आया हूँ, तो उससे अगला सवाल ये होता है कि ये कहाँ पड़ता है। यानी कि जो पहचान महेंद्रगढ़ के लोगों ने रामविलास शर्मा जी को दिलाई, उसके बदले में रामविलास शर्मा जी 125 किलोमीटर दूर गाज़ियाबाद तक भी अपने नाम को नहीं पहुंचा पाए इलाके के। ये दुर्भाग्य महेंद्रगढ़ की जनता का रहा, ये इस इलाके का रहा। तो दिग्गज हैं, महेंद्रगढ़ की जनता के सहयोग से हैं, उसके मत समर्थन से हैं, उनके लगातार बार बार सहयोग से, आशीर्वाद से हैं, अच्छी बात है। लेकिन अपने काम के प्रति जो उन्होंने फेल्योर दिखाया, विफलता दिखाई, उसका नतीजा ये है कि आज इलाका 22वें स्थान पे हरियाणा में ही है। अभी आप कह रहे थे कि इन्होंने अपना विकास किया है। बिल्कुल, व्यक्तिगत रूप से अगर आप देखेंगे तो जो व्यक्ति उस समय हो सकता है कि 5,000 का व्यक्ति होगा, तो वो आज 50,000 करोड़ के बन गए हैं, कोई 5,000 करोड़ के बन गए हैं, कोई 500 करोड़ के बन गए हैं। तो व्यक्तिगत विकास में किसी की कोई रुकावट नहीं आई, अगर किसी का भी देखा जाएगा तो। क्योंकि राजनीति भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, उनके नेता बहुत स्पीड से ग्रो करते हैं और उनका बैंक बैलेंस जो अच्छा बढ़ जाता है। पहली बार में के डिक्लेरेशन फॉर्म उठा लो और दूसरी बार के डिक्लेरेशन फॉर्म उठा लो, आपको सब साफ हो जाएगा कि कोई भी करोड़ों से कम के नेता नहीं रहे हैं। तो ये अपना व्यक्तिगत विकास, करीबियों का विकास, इनके सभी परिवार के सदस्य लगा लो, चाचा ताऊ भतीजा, सब तक आपको अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ मिलेंगी, अच्छे घर मिलेंगे, फार्म हाउसेस मिलेंगे। तो ये सबके पास पहुंच गए, लेकिन इलाके के लोगों को ये चीज़ें नहीं मिल पाई, ना इलाके के लोगों का कोई जो मूलभूत सुविधाएं वो मिल पाई जी। बात करते फिर आप रावदान सिंह जी की। रावदान सिंह जी को महेंद्रगढ़ की जनता ने वो दादरी ज़िले से वो रखते हैं, उनका जो पहला बिल्कुल बेलादगढ़ उनका गांव पड़ता है भिवानी में, वहाँ से आते हैं। महेंद्रगढ़ की जनता उनको हाथों हाथ लेती है, अच्छा समर्थन देती है, और एक विकल्प के रूप में रामविलास शर्मा जी के खिलाफ अगर उनको हरा के और उनको समर्थन देती तो बहुत उम्मीद करती है। बिल्कुल। उन्होंने महेंद्रगढ़ की जनता से वोट लिया, 15 साल लगातार लिया, और बदले में देखो सड़क बनती तो सड़क होती है, सड़क तो है ही नहीं, सड़कें यहाँ नहीं आई हैं। कोई और सुविधाएं अगर आप बात कर लो, चाहे वो स्कूलों की सरकारी अच्छे बना दिए हो, कुछ और अच्छा बना दिया हो, तो ऐसा भी कुछ यहाँ चल के नहीं आया है। एक दो परियोजनाएं हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसी, उसको वो ज़रूर अपने उसमें बार बार कहते कि मैं लेके आया, मैं बहुत ताकत थी। तो मुझे नहीं लगता कि आज वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने आप को 10% भी बना पाई है। तो नहीं, उस पर भी आरोप लगता है कि जैसे वो जो वादा किया था, नहीं आनी थी, ठीक है, किसी के कार्यकाल में आई और वो अगर उसका लाभ लेना चाहते हैं कि भाई मेरे कार्यकाल में आई, तो ठीक है, हम मानते कि कांग्रेस कार्यकाल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बदले में लोगों ने कितनी ज़मीन दी थी और आपने लोगों से क्या वादे किए थे। उस समय आपने क्या कहा था कि भाई रिजर्वेशन किस तरह का होगा, यहाँ के छात्रों को क्या लाभ मिलेगा, यहाँ क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, वो सब बातें कहाँ रह गई। और अगर आप लेकर 600 एकड़ से अधिक ज़मीन जो है यहाँ के लोग किसानों ने दी, बदले में उनको कितना पैसा दिया गया, और जो और वादे किए थे कि भाई इनको यहाँ के बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन की बात थी, यहाँ के या नौकरियों में जो रिजर्वेशन की बात थी, वो सब तो धरी की धरी रह गई। तो एक परियोजना वो भी अभी 10% पहुँची है। 15 साल का वोट, वो तो एक ही उसमें लाए होंगे या 15 साल इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो तो एक ही कार्यकाल में आई होगी। तो इतने ही ताकतवर थे तो फिर वो सारा बजट भी लाना चाहिए था, मेडिकल कॉलेज भी लाना चाहिए था, नहीं ला पाए। तो यानी कि ठीक है, जनता ने यहाँ ज़मीन दी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, लेकिन बजट नहीं आया। आज रावदान सिंह जी अगर खुद उस समय जब पहली बार महेंद्रगढ़ की ज़मीन पर चुनाव लड़ने आए थे, याद करें कि वो उस समय अपना आर्थिक स्टेटस कहाँ देखते थे और आज किस स्टेटस पे हैं। आज तो ये महेंद्रगढ़ की जनता के वोट से ही संभव हुआ होगा। आपको माननीय बनाने में, आपको सम्मानित बनाने में
जो सहयोग महेंद्रगढ़ ने किया, उसके बदले में यहाँ के लोगों के लिए आपने टूटी सड़कें क्यों छोड़ दी? क्यों लोगों के एक्सीडेंट हों, लोगों की जान चली जाए, इस हालात में आपने छोड़ा? क्यों यहाँ के बच्चों को, जिनको महंगी महंगी फ़ीस दे के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना पड़ता है, 15 साल तक आप सीट पे रहे, आपने एक बार भी क्यों नहीं सोचा कि यहाँ के गरीब बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें? क्यों नहीं महेंद्रगढ़ के सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं हैं जो आज दिल्ली में मिल रही है, गुड़गांव में मिल सकती है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो सुविधाएं महेंद्रगढ़ के सरकारी अस्पताल में आप 15 साल के राज में क्यों नहीं सुनिश्चित कर पाए? 10 साल तो राज में ही रहे थे, 5 साल अभी जो है, आपने जब चुनाव लड़ा था तो आपने जनता से ये कहा था कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मेरी बहुत पहुँच है, आप मेरा साथ दीजिए और मैं आपके सारे कष्ट दूर कर दूंगा, जो काम इन्होंने नहीं किए वो कर दूंगा। इतने बड़े दिग्गज और इतने बड़े दमदार नेता आप चुनाव से पहले थे, और जैसे ही आप जीत के आए और उसके बाद जब लोग आपके पास आते हैं तो आपके पास एक ही चीज़ है कि मेरी सरकार नहीं है, मैं मजबूर हूँ। तो एकदम से इतने मजबूत व्यक्ति को मजबूर होते देखा हमने। आगे हम चाहते हैं कि दोबारा ऐसे व्यक्ति ना आए राजनीति में, ये अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। अभी सुविधाओं, रामविलास शर्मा जी चाहते हैं कि मेरा बेटा राजनीति में आ जाए, वो अब स्थापित हो जाए। 2,08,000 की जनसंख्या में उन्हें कोई भी ऐसा नहीं लगता कि जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ ले उनके परिवार से बाहर। रावदान सिंह जी 2,08,000 में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचते जो कि कांग्रेस की टिकट ले ले और चुनाव लड़ ले। यानी कि 2,08,000 में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। रावदान सिंह जी की तो और बड़ी बात है, वो तो ये भी तक नहीं सोचते कि पीए भी कोई रख लिया जाए इन 2,08,000 में से। अच्छा, ड्राइवर भी कोई रख लिया जाए यहाँ से, वो तो बिल्कुल विश्वास की नहीं करते। वो तो ये सोचते हैं कि ना 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 ना, घर परिवार भाई भतीजावाद बस। तो इस तरह की राजनीति पे अंकुश लगना चाहिए। इसी का दुष्प्रभाव है कि आज महेंद्रगढ़ के हालात है। अगर ये थोड़ा भी उसका अपना 10% भी फर्ज अदा कर देते ना तो हालात बेहतर होते हैं। अब यहाँ सुविधाओं का जिक्र कर रहे थे, हॉस्पिटलिटी और जो दूसरी चीज़ें हैं यहाँ पर नहीं है, शायद इसी वजह से विधायक जी गुड़गांव रहते। विधायक जी गुड़गांव इसलिए भी रहते क्योंकि विधायक जी का स्टेटस है गुड़गांव वाला, और यहाँ के लोगों को अगर वैसा स्टेटस मिल गया तो लोग विधायक जी के साथ नहीं रहेंगे ना, अपना अलग से गुड़गांव में रहने लगेंगे। तो वो बनाए रखना चाहते हैं, ऐसा है। और खुद यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि उनके परिवार का स्ट्रक्चर जो है वो माननीय हो चुके, सम्मानित हो चुके हैं, तो यहाँ नहीं रह पाएंगे। वो सिंपल सी बात है, उनका लग्जरी स्टाइल बदल चुका है, उनके सब लिविंग बदल चुकी है, और महेंद्रगढ़ में वाकई वो चीज़ें दे नहीं पाए हैं कि यहाँ रहें। हाँ, अगर यहाँ कुछ करते और बना लेते तो हो सकता है कि और भी लोग यहाँ आके रहना पसंद करते। अब तो यहाँ लोग आते ही नहीं है, लोग बाईपास होने लगे। महेंद्रगढ़ को तो छोड़ने का सोचते हैं कि किधर से निकल जाएं, 10 किलोमीटर फालतू चल लेंगे लेकिन महेंद्रगढ़ ना जाना पड़े। जिस प्रकार से सन 2014 के अंदर बीजेपी और कांग्रेस का अल्टरनेट बनकर आई थी आम आदमी पार्टी, समथिंग लाइक दैट 2019 के अंदर दोनों जो नेता हैं यहाँ के, रावदान सिंह और रामविलास जी, इनका अल्टरनेट बनकर आए थे संदीप एसडीएम जी। ये तीसरा विपक्ष, इनके बारे में क्या? देखिए, संदीप एसडीएम जी राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके परिवार ने राजनीति की है, उनके पिताजी मंत्री रहे हैं सरकारों में, और लोहारू से वो मेरे ख्याल से वो चुनाव लड़ते रहे, और लोहारू उनकी पारिवारिक जो है भूमि रही है चुनावी। तो वहाँ पे भी अगर आज आप हालात जाके देखोगे तो लोहारू में मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा विकास लोहारू में हो चुका है, या लोहारू की जनता जो है वो हाथ जोड़ के धन्यवाद कर रही है कि जी आप आए थे राजनीति करने तो आपने बहुत कुछ दिया हमारी जनता को, बहुत विकास हो गए, बहुत आगे आ चुके हैं। वही पिछड़ापन वहाँ के लोग भी आज राजनीतिक द्वेष भावना जो उस समय में उन्होंने झेली वो देख रहे हैं, उसको भुगत रहे हैं। तो राजनीतिक जो उनकी पृष्ठभूमि रही है, जो उनके परिवार में राजनीति का चलन अब तक का रहा है, उससे तो मैं उम्मीद नहीं जता सकता कि वो महेंद्रगढ़ का कुछ भला कर सकेंगे। रही बात तो निर्दलीय उम्मीदवार की, तो मैं ये समझता हूँ कि निर्दलीय उम्मीदवार जो होता है वो अपनी एक अकेली विचारधारा लेके चलता है। कोई भी निर्दलीय व्यक्ति कभी दूसरे के विचारों से जो सहमत नहीं है, यानी कि जो और एक दल की राजनीति और एक निर्दलीय व्यक्ति में यही फ़र्क होता है कि उसका राजनीति में जन्म होता ही ये सोच के है कि मैं भविष्य में जाके समझौता करूँगा। आज एक निर्दलीय विधायक बनाओगे तो कल वो क्या करेगा? किसी न किसी पार्टी जो भी सरकार कहीं ना कहीं अपना समझौता करेगा।
और एक अकेला व्यक्ति कितना दबाव बना सकता है समझौते में? क्या बना सकता है? ना के बराबर है तो मान लीजिए। तो उसकी जगह कोई दूसरे को ले लिया जाएगा, लेकिन उसकी टर्म एंड कंडीशन कोई नहीं मानेगा। यानी कि आपका दावा सबसे कमज़ोर रहने वाला है अगर आप ऐसे व्यक्ति पे भरोसा करते जो ये सोचता है कि मैं समझौता करूंगा और मेरे को सब कुछ दिया जाएगा, मेरे इलाके का भला कर पाऊंगा। वो तो खुद के लिए भी अगर कुछ ले आए कि हाँ भाई हल्का फुल्का मेरा भला कर देना, उतना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, इलाका तो बहुत दूर की बात है जी। तो निर्दलीय व्यक्ति निकलता ही समझौते के लिए है। तो जाहिर सी बात है अगर वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतते हैं, या लोग उन लोगों को आज कह देते भाई मैं वर्ल्ड में नंबर 1 बना दूंगा, वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी यहाँ ले आऊँगा, या और भी जितनी भी परियोजनाएं उनके दिमाग में चलती हैं, मेट्रो का भी जिक्र आता है। अब मान लीजिए कि वो आज इसे जो भी बनाना चाहते हैं, सपनों का शहर महेंद्रगढ़, वो सपनों का शहर बनाने के लिए किसी न किसी दल में होना या किसी की सरकार आना बहुत ज़रूरी है जी। यानी कि आप केवल इतनी बातें कह दें और लोग आपको वोट दे दें और आखिरी में जाके आप समझौता करें और समझौते में सिर्फ इतना ही ला पाएँ कि मेरा ख्याल रख लेना, इलाके का तो कोई रखेगा नहीं। क्योंकि आप किसी में भी जाएंगे समझौता करेंगे, कहोगे मुझे मंत्री बना दो, कोई मंत्री नहीं बनाएगा। ऑलरेडी किसी की बहुमत की सरकार होगी तो आप कहेंगे कि साहब मेरे को तो वो ही दे दिया करो जो सालाना मिलता है एक विधायक को। तो आपका कोई भविष्य नहीं बन सकता है इस निर्दलीय, मैं समझता हूँ। तो किसी पार्टी की विचारधारा में सम्मिलित होना चाहिए, और किसी पार्टी की जो विचारधारा, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई अच्छे पॉइंट्स हैं तो उसकी विचारधारा में बदलाव कीजिए जाके। अच्छा, अपन ने जैसे नेताओं की बात करी अभी हाल फिलहाल, और वैसे संदीप जी का हमने जिक्र खास तौर पर इसलिए भी करा क्योंकि तीसरे हिस्से के वोट लिए थे, लेकिन सड़कें जो है ना आज भी टूटी पड़ी हैं उनके लिए, कभी उनका कोई बयान नहीं है और कभी हमारे विरोध नहीं किया। तीसरे हिस्से के जो वोट का जो रीज़न है वो ये भी रीज़न है कि दो नेताओं की लंबी राजनीति के कारण जो जनता परेशान है, जनता को विकल्प चाहिए। वो विकल्प चाहती है कि कोई ना कोई चुनाव ऐसा विकल्प आए जो कि इस चीज़ से हमें बाहर निकाल सके। तो उससे क्या होता है कि वो राजनीति में उस समय आए और उन्होंने उम्मीद जता ली कि भाई शायद ये एक बड़े राजनीतिक परिवार से हैं और ये डरेंगे नहीं, धमकेंगे नहीं, तो इनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें साफ हो जाती हैं। आज 33,000 वोट लेने के बाद जिस व्यक्ति को उन लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए सड़क पे उतर के, वो कह रहा है कि अब 33,000 आगे मैं फिर से भाई वोट ही मांगूंगा, अभी पहले वोट मांगूंगा, जब तक मैं जीत नहीं जाऊंगा ना तो मैं मांगने का काम करूंगा, ये लड़ाई नहीं लड़ सकता मैं। तो वो अपना तरीका, अपनी स्वार्थ की बात है, पहले मुझे विधायक बनाओ उसके बाद आगे की बात करेंगे। महेंद्रगढ़ जो है विकास के कार्यों में बहुत ज़्यादा पिछड़ा है जी, और बहुत सारे विषय हैं, लेकिन अगर हम बात करें सड़कों की बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है यहाँ पर। बिल्कुल। आपका जो महेंद्रगढ़ का मेन रोड है उसको हम देखो तो आज नहीं, ये 10-15 साल हो गए इसको इसी हालात में चलते हुए। अगर ये 10-15 साल में आप अगर निकाल के देखोगे तो कितने तो बेगुनाह लोगों ने सड़क हादसों में जान गंवा दी होगी जी। कौन जिम्मेदार है? या तो सड़क बंद कर दो, और अगर चलने दे रहे हो, सड़क को आवाजाही के लिए खोल रहे हो, तो कम से कम इतनी तो व्यवस्था हो कि यहाँ एक्सीडेंट ना हो, चलते चलते तो ना गिरे एटलीस्ट। तो ऐसी, अब तो चलने की जगह ही नहीं है, अब चलने की जगह नहीं है। आप आज देख लो तो पानी भरे हुए हैं, जो बड़े बड़े पोटहोल्स बने हुए हैं, और इतने परेशानी लोगों को हो रही है। एक बार भी अगर हमारे आज के विधायक या हमारे मंत्री जी पूर्व जिनकी सरकार है, या फिर हमारे एसडीएम साहब जिन्होंने 33,000 लोगों के वोट ले लिए, एक बार भी आपको सड़क पे नज़र आए हों कि आके उन्होंने कहा हो कि ये महेंद्रगढ़ के हालात है बड़े ख़राब हैं और किसी को असुविधा हो रही है तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, या रातों रात इस पे काम हो जाना चाहिए, जैसे मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद कार्यक्रम था उस समय हो रहा था। कि जनता के लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। मुख्यमंत्री जी अकेले आते हैं तो आप रातों रात सड़कें बनवा दोगे, तो ये नियति की बात है। इन लोगों की नीयत खराब है। ये लोग जनता के लिए अपनी नीयत ही नहीं रखते, इसलिए काम नहीं होते। अच्छा, तो अभी आपके द्वारा काफ़ी कुछ सामाजिक जो कार्य है उसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है। कई बार आपकी फ़ोटो जाती है जिसमें आप युवाओं से मिल रहे हो, कभी आप चलो राज्य स्तर की जिम्मेदारी है तो वहाँ दूसरे जो ज़िले हैं उनमें तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कभी चाहे वो कावड़ियों के लिए प्रबंध हो या कुछ इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, या कहीं जैसे विरोध प्रदर्शन चल रहा है लिपिक जो है वहाँ पर हो आप, लेकिन आप एक्टिव दिखाई पड़ते हैं। मतलब इलेक्शन की फुल तैयारी है
नहीं, देखो मैं हर गैदरिंग्स में जाने का प्रयास करता हूँ जहाँ, क्योंकि अब मैं पूरा टाइम जो है इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए लगा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे इलाके ने जो सालों से खोया है वो किसी तरह हम अच्छी राजनीति का आगाज़ करके अब यहाँ अच्छी राजनीति आएगी तो वो जो विकास लंबित है वो शुरू हो सकेगा। तो हर तरह के कार्यक्रम में जाना, हर तरह के लोगों से मिलना, किसी भी तरह का अगर मुझे निमंत्रण मिलता है तो वहाँ पहुँचने का प्रयास करना, ये सब एक समाज में रहते हुए मेरी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि अब मैं घर परिवार का बड़ा सदस्य हूँ, मेरे फादर साहब के जाने के बाद ये जिम्मेदारी मुझ पे आती है समाज के साथ बने रहने की, तो उस काम को भी करना है। और इससे मुझे जब लोगों से मिल पाता हूँ तो लोगों को बता पाता हूँ, जागरूक कर पाता हूँ कि क्या आम आदमी पार्टी कर सकती है और क्या आम आदमी पार्टी ने किया है दिल्ली में और पंजाब में। जी। तो ये सब एक तरीका है अपना परिचय लोगों तक पहुंचाने का, आम आदमी पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का और समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे निभाने का। जी, अंत में मैं चाहूँगा कि आप हमारी जो जनता है, हमारे जो दर्शक हैं, इन सभी साथियों को आप क्या कहना चाहेंगे, एक संदेश आपकी तरफ से? देखो, सबसे पहले मैं साफ तौर पे जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो यही है कि जो राजनीतिक अब तक की जो राजनीति है जिससे जो नुकसान इस इलाके को हुआ, मैं विशेष तौर पे महेंद्रगढ़ के लिए अपना संदेश दे रहा हूँ। तो जो नुकसान महेंद्रगढ़ की जनता ने देखा है, जो अभाव महेंद्रगढ़ की जनता ने देखा है, आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि क्यों ये हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इन लोगों ने कभी काम करने की नीयत नहीं रखी। ऐसा नहीं है कि कोई काम संभव नहीं हो सकता। जब हम लोग किसी को जिता के विधानसभा में भेजते हैं तो वो बहुत मजबूत होता है और वो अपना पूरा का पूरा 100% विधानसभा से हमारा अधिकार लेके आ सकता है। लेकिन अगर नीयत होगी तो इनके व्यक्तिगत विकास में कहीं कोई रुकावट नहीं आई, लेकिन इलाके का विकास रुका रहा। इसका कारण है इनकी नीयत। तो आप अगर देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से दिल्ली में अगर उनकी नीयत थी तो आज उन्होंने सब काम किए, अच्छे स्कूल भी बनाए, अच्छे हॉस्पिटल भी बनाए, लोगों के साथ खड़े भी रहे विषम परिस्थिति में। आज के इस महंगाई मंदी के दौर में चाहे वो बिजली पानी से की सुविधाएं दे के हो, चाहे पेंशन दे के, चाहे मुआवजा दे के, हर एक तरह की सुविधा उन्होंने दी। आज उसी तर्ज पे पंजाब के लोगों ने जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई भगवंत मान जी के नेतृत्व में वहाँ, तो वहाँ भी ये संभव हुआ। उन्होंने आते युवाओं के लिए काम करना शुरू किया। सबसे पहले 25,000 लोगों को पक्की नौकरी दी, जो आज सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, उसमें अपना पहला योगदान दिया उन्होंने। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज पंजाब के लोग हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। क्यों? आज के महंगाई में जब गरीब परिवार है उसकी सहायता करने की नीयत भगवंत मान जी में, अरविंद केजरीवाल जी के पास है, तो उन्होंने किया। तो साथियों, ये संभव है कि अच्छी चीज़ें आज पंजाब में जिस तरह से किसानों को मुआवजा दिया गया, हमारे यहाँ के किसानों ने 100% नुकसान होने के बावजूद भी मुआवजा यहाँ के किसानों को नहीं मिला। लेकिन पंजाब के अंदर चाहे वो किसान का नुकसान हो, काश्तकार का नुकसान हो, वहाँ मजदूरी करने वालों का नुकसान हो, या उस आपदा के दौरान किसी के घर को, पशु को, किसी भी तरह का नुकसान हो, उसकी स्पेशल गिरदावरी करके 15 दिन के अंदर उस तक उसका मुआवजा पहुँचाने का काम पंजाब की सरकार ने किया है। आज पंजाब के अंदर जो सूखे के इलाके थे उनके पास पानी पहुंच गया है। किसानों को 16-16, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे लगातार बिजली मिल रही है। तो ये सब कुछ संभव है अगर भ्रष्टाचारी सरकार ना हो, जनता के पैसे को जनता तक पहुंचाने की नीयत रखती हो। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि अब तक जो राजनीति चली आई है, लोगों ने हमें धर्म के नाम से बांटा, जात के नाम से बांटा, अपने करीबी होने का बताया, कोई रिश्तेदारी का लालच दिया। इस तरह की राजनीति में नहीं पड़ना। लोग आएंगे, गुमराह करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए आपसे तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन जो 3 पीढ़ियों से एक तरह की राजनीति चली आ रही है जिसने सबका नुकसान किया, हमारे बुजुर्गों ने भी वही चीज़ें मांगी थी, हमारे पिताजी के साथी जो थे उस वर्ग ने भी वही चीज़ें मांगी थी, और आज हमारी पीढ़ी भी उन्हीं चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ रही है कि सड़क, बिजली, पानी तो एटलीस्ट हमें मिल जाए। तो ऐसा ना हो कि अब भी हम लोग नहीं जागे, अब भी हम लोग नहीं माने और इनके चक्कर में फंसे तो आने वाली पीढ़ियां भी यही मांगती रहें। तो आप सबसे हाथ जोड़ के सिर्फ यही विनती है
कि इस बार आप सारी तरह की राजनीति को ठुकरा के और काम की राजनीति को अपनाएंगे। उसके लिए एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। ख़ास तौर पर मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो का एक पार्ट और भी है, जो पार्ट 1 है, वो भी आप अवश्य देखें, जिसमें डॉक्टर मनीष जी ने अपने बारे में, ख़ास तौर पर इनकी जो जर्नी है वो, और साथ में आम आदमी पार्टी के कार्यों के बारे में चर्चा की है। चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में है कि 33 एपिसोड के पार्ट 2 में अब हम बैठे थे, और पार्ट 1 देखने के लिए मैं आपको कह ही रहा हूँ। दोनों पार्ट आप देखिए, और कैसा लगा ये इंटरव्यू कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाना न भूलें। बाकी डॉक्टर मनीष जी की तरह और आगामी जो हमारे एपिसोड्स हैं उनके अंदर हम और शख्सियत से भी आपको मिलवाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर, और देखते रहिए चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।